सभी बॉलीवुड सिने प्रेमियों को जितेंद्र माथुर का नमस्कार। फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें आपका परिचय एक बार फिर एक भूली बिसरी फिल्म से करवाया जाएगा। तीसरी फिल्म का नाम है बेरहम और यह फिल्म सन 1980 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक हैं रघुनाथ झालानी और इसके प्रमुख कलाकार हैं संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, माला सिन्हा, रीना रॉय, कादर खान और IS जौहर। ऐसा कहा जाता है कि इंसान की छवि उसके आगे आगे चलती है, यानी इंसान क्या कहता है, क्या करता है और वास्तव में कैसा है, इससे भी ज्यादा अहमियत रखती है उसकी छवि कि लोग उसे किस नजर से देखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे अच्छा मानते हैं या बुरा। और इसी से ये कहावत निकली है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। बदनामी से हर कोई घबराता है और बदनामी एक ऐसी चीज है जो एक अच्छे इंसान का जीवन भी नष्ट कर सकती है और एक अच्छे भले विभाग को भी बुरा बना सकती है। इसलिए छवि का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। चूंकि ये फिल्म पुलिस विभाग से जुड़ी है, इसलिए इसमें जिस विभाग की छवि का मुद्दा उठाया गया है वो पुलिस विभाग ही है। दुर्भाग्य की बात है मित्रों कि हमारे देश में पुलिस विभाग की छवि धवल नहीं है, बहुत खराब है। लोग पुलिस स्टेशन जाने से कतराते हैं, पुलिस वालों से कतराते हैं। इस फिल्म का नायक पुलिस कमिश्नर के पद पर है और वह विभाग की छवि के प्रति बहुत सचेत है, क्योंकि वो ये मानता है कि जनता पुलिस विभाग पर विश्वास तभी करेगी जब पुलिस विभाग की छवि उसकी दृष्टि में उज्जवल होगी। ये पुलिस कमिश्नर है संजीव कुमार और उनके अधीन एक पुलिस इंस्पेक्टर है शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि एक कर्तव्यनिष्ठ युवक हैं और वे संजीव कुमार को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी हर बात पर, हर विचार पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। एक दिन संजीव कुमार शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी प्रेमिका रीना रॉय के साथ सार्वजनिक रूप से नाचते गाते पार्टी करते पकड़ लेते हैं। अगले दिन वे शत्रुघ्न सिन्हा को अपने विभाग में बुलाकर फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ठीक नहीं किया। जब शत्रुघ्न सिन्हा ये तर्क देते हैं, ये लॉजिक देते हैं कि मैं भी इंसान हूं, मेरी भी जाती जिंदगी है और अपने निजी जीवन में मैं क्या करता हूं इससे विभाग का कोई लेना देना नहीं, तब संजीव कुमार उन्हें समझाते हैं कि तुम किसी मामूली विभाग में नहीं, तुम एक ऐसे विभाग में हो जिस पर जनता की रक्षा का उत्तरदायित्व है, जिस पर जनता विश्वास करना चाहती है। ऐसे में तुम्हारी छवि हल्की नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी ही संजीव कुमार को खुद एक ऐसी दुविधा का सामना करना पड़ता है जो कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि करना पड़ेगा। वे कुंवारे हैं, इसलिए है क्योंकि वे अपनी प्रेमिका माला सिन्हा से विवाह नहीं कर सके थे और एक दिन अचानक वे माला सिन्हा को तवाइफ के रूप में नाचते गाते देख लेते हैं। वे उससे बात करते हैं और सच्चाई का पता लगता है कि क्यों उन दोनों की शादी नहीं हो सकी थी और क्यों माला सिन्हा को उस कलंकित पेशे को अपनाने पर विवश होना पड़ा। वे माला के फ्लैट में बैठे हैं, उसी वक्त एक बदमाश मनमोहन वहां पहुंच जाता है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि ना चाहते हुए भी संजीव कुमार के हाथ से मनमोहन का खून हो जाता है। अब वे पुलिस को बुलाना चाहते हैं, लेकिन माला सिन्हा उन्हें रोक देती है। कहती है कि अगर आपने पुलिस को बुलाया और ये बताया कि ये बदमाश आपके हाथ से मारा गया है तो आपके ऊपर खून का इल्जाम तो लगेगा ही, इसके अलावा आपके और मेरे रिश्ते की बात भी सबको पता लग जाएगी। बात संजीव की समझ में आ जाती है। उस समय तो वे माला को लेकर वहां से निकल जाते हैं। बाद में पुलिस मनमोहन का शव बरामद करती है, लेकिन संजीव अपने मन ही मन घुटन महसूस कर रहे हैं कि कर्तव्य और छवि की सुरक्षा, इन दोनों में से छवि को चुनकर उन्होंने ठीक किया या गलत। उन्हें बड़ी बेचैनी सी अनुभव हो रही है। माला इस बात को महसूस करती है। उनके प्रति अपनी भावनाओं की खातिर चुपचाप खुद पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर देती हैं और ये बयान देती हैं कि मनमोहन का खून उन्होंने किया है। लेकिन जब वे हवालात में हैं
तब उन्हें लगने लगता है कि वे शायद पुलिस की पूछताछ का सामना न कर सकें और ऐसा हो जाए कि गलती से उनके मुंह से संजीव कुमार का नाम निकल जाए। ऐसी नौबत आने से बचने के लिए वे लॉकअप में ही आत्महत्या कर लेती हैं। अब केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शत्रुघ्न सिन्हा पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक और उन्हें मनमोहन के कत्ल का केस भी हल करना है, दूसरी ओर ये भी पता लगाना है कि अपने आप को गिरफ्तार करवाने वाली माला सिन्हा ने हवालात में खुदकुशी क्यों कर ली। उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि उनके विभाग का कोई बहुत बड़ा अधिकारी इस मामले में शामिल है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार पर कुछ इस तरह से अंधा विश्वास करते हैं कि वे सब पर शक करते हैं, संजीव पर नहीं करते। वहीं दूसरी ओर संजीव कुमार से मिलने पहुंचते हैं उनके कॉलेज के साथी कादर खान। कादर खान एक अपराधी हैं और बहुत से गैरकानूनी काम करते हैं। वे संजीव कुमार को पुरानी दोस्ती के बहाने रिश्वत देकर पटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजीव कुमार न केवल वो रिश्वत लौटा देते हैं बल्कि वे कादर खान को अपने शक के दायरे में ले लेते हैं। इधर शत्रुघ्न सिन्हा धीरे धीरे हकीकत के नजदीक पहुंचते हैं और उधर संजीव कुमार कादर खान की सच्चाई जान लेते हैं। आखिर में जब ऐसी नौबत आती है कि शत्रुघ्न सिन्हा के हाथ संजीव कुमार के दामन तक पहुंचने ही वाले हैं, तो कादर खान भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का अपहरण कर लेते हैं। मारधाड़ होती है, एक्शन होता है और क्लाइमेक्स में संजीव कुमार मारे जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वे एक खत में शत्रुघ्न सिन्हा को सारी सच्चाई बता जाते हैं कि उनके हाथ से खून क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, हकीकत क्या थी। अब शत्रुघ्न सिन्हा क्या करते हैं ये आपको फिल्म के आखिरी दृश्य में ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी है। ये एक अंडररेटेड फिल्म है जिसे एक मामूली एक्शन फिल्म समझकर लोगों ने दरकिनार कर दिया। न इसकी तारीफ हुई और न ही ये बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। लेकिन इस फिल्म की खासियत ये है, इसकी यूएसपी ये है कि ये रियलिस्टिक है। जबकि उस जमाने में 70 के दशक में चोर पुलिस, डाकू पुलिस, स्मगलर पुलिस ऐसी फिल्में बनती तो थीं, बहुतायत में बनती थीं, लेकिन वे रियलिस्टिक नहीं होती थी। उनमें जो अपराधी दिखाए जाते थे अजीब अजीब भाषा बोलते थे, अजीब अजीब गेटअप धारण करते थे, उनके अड्डे ऐसे दिखाए जाते थे जैसे उनमें ढेर सारे यंत्र लगे हैं, ढेर सारे गुप्त रास्ते हैं और न जाने उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। लेकिन बेरहम में अपराधी को एक साधारण मनुष्य की तरह ही दिखाया गया है, उसके ऊपर कोई फंदने नहीं लगाए गए हैं। अपराध जगत के लोग भी हमारे आपके जैसे ही होते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली को उन्होंने बड़े निष्पक्ष और यथार्थपरक ढंग से दिखाया है। उन्होंने फिल्म को एक आदर्शवादी रूप दिया है, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि पुलिस विभाग की छवि जनता के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को अपनी और अपने विभाग की छवि के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। फिल्म शुरू से अंत तक बांधे रखती है। एक्शन है, लेकिन मुख्य रूप से क्लाइमैक्स में ही है। सभी घटनाओं को तर्क के आधार पर एक दूसरे से जोड़ा गया है। केवल एक जगह सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है, जबकि इस कत्ल के चश्मदीद गवाह कैस्टो मुखर्जी को उसके छुपे हुए स्थान से निकालने के लिए एक कव्वाली का आयोजन किया जाता है और एक कव्वाली अतिथि भूमिका में मौसमी चटर्जी प्रस्तुत करती हैं। इसके अतिरिक्त पूरी तरह यह फिल्म यथार्थपरक है। इसमें कहीं भी लफ्फाजी नहीं है, इसमें कहीं भी दर्शकों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। आईएस जौहर हास्य भूमिकाएं किया करते थे और इस फिल्म में भी उन्होंने एक सिंधी इंस्पेक्टर के रूप में कुछ हास्य उत्पन्न करने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी भूमिका वस्तुतः गंभीर ही है। वे गंभीर काम करते हैं और अंत में स्मगलरों के हाथों यानी कादर खान और उनके गिरोह के हाथों मारे जाते हैं। फिल्म अच्छी है, ट्रेजिक है भी और नहीं भी है। एक्शन थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए भी और संजीव कुमार के प्रशंसकों के लिए भी यह फिल्म एक तोहफे की तरह ही है। फिल्म का संगीत सामान्य ही है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कोई महान संगीत तो नहीं दिया है, लेकिन रद्दी भी नहीं है। फिल्म की कहानी केडी शौर्य ने लिखी है, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, अच्छी लिखी है। और रघुनाथ झालानी का मैं हमेशा से बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे निर्देशक रहे हैं। वे जानते हैं कि इमोशनल ड्रामा और एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस, इन सबको मिले जुले रूप में किस प्रकार पर्दे पर इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिले।
यह फिल्म भी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही अच्छे ढंग से दिग्दर्शित की है। फिल्म टेक्निकली अच्छी है। अब रही बात अभिनय की, तो शत्रुघ्न सिन्हा, माला सिन्हा और रीना रॉय कुछ खास नहीं कर सके। कैस्टो मुखर्जी, IS जौहर, मौसमी चटर्जी ने अच्छा काम किया है। कादर खान ने अच्छी खलनायकी की है और उनकी एक कस्टमर हेलन के रूप में हमें ये देखने को मिलता है कि अपराध जगत के लोग भी आम आदमियों की तरह ही व्यवहार करते हैं। ये तब पता लगता है जब वे हेलन से मिलने के लिए विदेश में उनके घर जाते हैं और उनसे एक सौदा करते हैं। अब रही बात फिल्म के केंद्रीय पात्र संजीव कुमार की, तो संजीव कुमार को मैं भारत का महानतम अभिनेता मानता हूं। फिल्म चाहे अच्छी हो या बुरी, संजीव कभी बुरा अभिनय नहीं कर सकते थे। उनके जैसा अभिनेता पर्दे पर न उनसे पहले आया और न उनके बाद अभी तक कोई बॉलीवुड में आया है। ये बहुत कम जिए, मुश्किल से 48 वर्ष की आयु में दिवंगत हो गए। उन्होंने इस पूरी फिल्म को अपने कंधों पर ढोया है और इसे देखने लायक बना दिया है। मैं बेरहम को अपनी 3 स्टार की रेटिंग के साथ दिल से रेकमेंड करता हूं।